बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं और हमारे ये जो नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट होने जा रहे हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लेक्चर्स हैं और इसमें हम जितने भी पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको पूरी डिटेल के साथ उनकी एनाटॉमी को भी और उनके जो फिजियोलॉजी है उसको पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेशन का, और इसमें हम पार्ट्स के सिर्फ नाम पढ़ेंगे और जो फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन है ह्यूमन के अंदर उसको पढ़ेंगे। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन क्या चीज़ है? यानी इंसान का निज़ाम इंहज़ाम, वो निज़ाम जिसके ज़रिए इंसान जो है वो खाना जो है वो अपने जिस्म के अंदर लेके जाता है और फिर उस खाने की ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाता है और जो फालतू चीज़ होती है उसको जिस्म से कैसे बाहर निकालता है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर आज पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन में क्या है? सबसे पहले हमारे सेल्स को ज़रूरत किस चीज़ की होती है? आवर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, वाइटामिन्स, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। हमारे सेल्स को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट्स, वाइटामिन, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस दीज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन टू एंटर सेल्स। अपने स्मॉल साइजेस की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। और ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हमारे माहौल में हमें रेयरली ही मिलते हैं, यानी बहुत कम मिलते हैं। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स और फैटी एसिड जो हैं ये रेयर हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, आर रेयर इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कम होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो फिर हमें ये हासिल कहाँ से होते हैं? यही तो हमें चाहिए, यानी सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड जो है ना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ये हमें चाहिए। तो लेकिन ये माहौल से हमें मिलते भी नहीं हैं, तो फिर ये मिलेंगे कहाँ से? ये हमें मिलते हैं कुछ बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हमें हासिल हो रहे होते हैं। जैसे कि सच सब्सटेंसेस आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ऐसे ये जो सिंपल शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं, ये असल में जो लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह के पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और उसके अलावा जो है वो लिपिड्स वगैरह जो हैं उनसे हासिल होते हैं। Such substances are usually parts of larger molecules like proteins, polysaccharides यानी carbohydrates and lipids। लेकिन ये जो तीनों हमने मैक्रो मॉलिक्यूल्स का लिखा है, जिसमें ये पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन्स थी और लिपिड्स थे, ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं और ये इन साइजेस के साथ हमारे सेल्स के अंदर सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर नहीं हो सकते। तो हमारे लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए से ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जा सके ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हों। ठीक है जी। तो बट these larger molecules cannot cross the membranes due to their larger sizes। लेकिन ये जो बड़े molecules हैं ये अपने बड़े sizes की वजह से हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। There is a need of converting such large and non-diffusible molecules into smaller and diffusible molecules that can cross the membrane। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि ये जो बड़े और नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स हैं, बड़े और नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस हैं, इनको हम छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साइजेस भी स्मॉल हों और जो हमारे जो है वो सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर भी एंटर हो सकें। ठीक है। तो दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो काम होता है कि हम
लार्जर नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमें किस चीज़ से हासिल होता है, ये हमारा मकसद किस चीज़ से पूरा होता है? हमारा ये मकसद पूरा होता है डाइजेशन के प्रोसेस से। डाइजेशन के बाद क्या होता है, जब ये लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन द डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम रीच बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो वहाँ से ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सारा काम हो चुका होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम से ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड के अंदर जज़ब हो जाते हैं। जब ये ब्लड के अंदर जज़ब हो जाते हैं तो फिर ब्लड की सर्कुलेशन के ज़रिए, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये हमारे हर सेल तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि हमारा हर सेल जो है वो इनको एसिमिलेट करे, इनसे एनर्जी हासिल करे या इनसे न्यू अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए। हेयर दे आर एसिमिलेटेड। जब ये ब्लड की स्ट्रीम के ज़रिए, ब्लड फ्लो के ज़रिए हर सेल तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनकी एसिमिलेशन की जाती है। एसिमिलेशन का मतलब है कि इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, या तो हम इनसे एनर्जी हासिल करते हैं या फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और एट द सेम टाइम पे ये भी हो रहा होता है कि जहाँ पे हमारे जिस्म में इन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए एनर्जी मिल रही होती है, इन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, सेम टाइम पे ये होता है कि हमारी फूड का कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो डाइजेस्टिबल नहीं होता, यानी वो गैर हजमशुदा रह जाता है, हजम नहीं हो पाता, उसकी ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं हो पाती, तो वो फिसिस की शक्ल में हमारे जिस्म से एलिमिनेट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हमारे जिस्म से एलिमिनेट नहीं होगा तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा। एट द सेम टाइम द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड, उसी टाइम पे जब हमारी बॉडी के अंदर असिमिलेशन हो रही है, हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो फूड कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइम पे क्या होता है कि जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है फूड का, उसको जिस्म से एलिमिनेट किया जाता है, उसको जिस्म से बाहर निकाला जाता है। किसके ज़रिए से? एक प्रोसेस के ज़रिए से जिसका नाम होता है डेफिकेशन और एलिमिनेशन। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है ना वो कुछ डाइजेशन इन ह्यूमन के कुछ इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम देखेंगे फेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमारे इंसान की न्यूट्रिशन की 5 फेजेस होती हैं, 5 मरहलों में ये काम मुकम्मल होता है, और वो 5 मरहले कौन से हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो वो 5 मरहले कौन से हैं? सबसे पहला मरहला होता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन कहते हैं खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाना, यानी खुराक को निकलना या खुराक को खाना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, वो अमल जिसके ज़रिए से हम खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, उसको इंजेक्शन का नाम दिया जाता है। इसके बाद दूसरा जो मरहला आता है वो होता है डाइजेशन का। डाइजेशन के बारे में हम थोड़ा सा पीछे पड़ चुके हैं कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स लार्जर जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन डिफ्यूजेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल, स्मॉलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप लार्ज complex and non-diffusible substances into small, simple and diffusible substances। ठीक है, वो अमल जिसमें हम बड़े नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को छोटे डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, उसको कहते हैं डाइजेशन। उसके बाद अगला अमल जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिस वक्त खुराक जो है वो हजम हो चुकी होती है, तो हजम होने के बाद उसने हमारे ब्लड के अंदर शामिल होना होता है या हमारे लिम्फ के अंदर शामिल होना होता है। डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू ब्लड एंड लिम्फ। जब खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो चुकी है तो खुराक के हजम हो जाने के बाद वो खुराक जो होती है वो हमारे ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है या उसका इंजज़ाब हो जाता है।
इसके बाद अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है असिमिलेशन का। असिमिलेशन का पहले ही मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि असिमिलेशन वो अमल है जिसके ज़रिए से हमारे सेल जो हैं वो हजमशुदा खुराक से एनर्जी हासिल करते हैं या फिर उस हजमशुदा खुराक के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। कन्वर्जन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड, वो सिंपल फूड जो अभी एब्जॉर्ब होके हमारे हर सेल तक पहुंची थी, उस सारी एब्जॉर्ब फूड को यूज़ किया जाना है बॉडी की कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने के लिए। इसके बाद अगला अमल जो होता है वो डेफिकेशन या एलिमिनेशन का होता है। ये भी हमने थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया है कि वो अमल जिसमें क्या हो रहा होता है कि जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ फूड होता है, हमारी खुराक का वो हिस्सा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने हजम नहीं किया होता, वो एक फालतू मादे के तौर पे, एक फालतू चीज़ के तौर पे हमारे जिस्म से बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो जिस अमल के ज़रिए वो फालतू चीज़ हमारे जिस्म से बाहर निकल रही होती है, उस अमल को कहते हैं डेफिकेशन या एलिमिनेशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन के बाद हमारे जो आज के लेक्चर का नेक्स्ट कंटेंट है वो है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ होती है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये एक लंबी ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक फैली हुई होती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, और वो लंबी ट्यूब कहाँ से कहाँ तक जा रही होती है, वो एक्सटेंड हुई होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। हमारे मुंह से एनस तक इसकी जो है ना वो एक पूरी लेंथ होती है, और इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल या गट का नाम देते हैं। अदर नेम इसका जो है वो गट है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये साइड पे आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है, इस डायग्राम में भी आप देखते जाएं, और साथ में यहाँ पे बोर्ड पे भी मैंने तमाम पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको भी आप देखते जाएं। तो सबसे पहला पार्ट जो है जो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है और यहाँ पे भी लिखा है वो है ओरल कैविटी। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है वो फेरेंक्स, ये हमारा गले वाला हिस्सा जो होता है वो भी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इसके बाद इसोफेगस होती है। इसोफेगस का भी एक दूसरा नाम होता है, इसको फूड पाइप का नाम भी दिया जाता है। फूड पाइप यानी खुराक की नाली। इसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है, यानी हमारा मैदा आता है, और मैदे के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी छोटी आंत। छोटी आंत जो है इसके आगे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है इसका वो ड्यूडिनम होता है, दूसरा पार्ट होता है जिजुनम, तीसरा पार्ट होता है इलियम। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके भी तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह। एक पहला पार्ट होता है सीकम, फिर कोलोन और फिर रेक्टम। और रेक्टम के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसका आखिरी पार्ट होता है जिसको एनस कहा जाता है। ये एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए से जो है वो हम एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल या एलिमिनेशन ऑफ फिशेज करते हैं। एक बार इसको पूरे टॉपिक को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा। हमने कहा कि हमारे सेल को ऑक्सीजन, वाटर, साल्ट, विटामिन्स और सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। ये मॉलिक्यूल जो हैं इनके स्मॉल साइजेस होते हैं, इसलिए ये आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर और फैटी एसिड्स वगैरह जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत रेयर है, हमें इस शक्ल में नहीं मिलते। तो ये हमें मिलते किस शक्ल में है? असल में ये जो छोटी सब्सटेंसेस या छोटे मॉलिक्यूल्स का मैंने बताया है, ये मॉलिक्यूल्स हमें बड़े मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो बड़े मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं जिसमें प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड हैं और लिपिड्स वगैरह हैं। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स का मसला ये है कि इनके साइजेस बड़े होते हैं और ये हमारे जिस्म में, हमारे सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
और ये नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं। और हमें ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि हम इन लार्जर नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। तो ये जो मकसद है हम वो डाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए पूरा करते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि वो जो डाइजेस्टेड यानी वो जो कन्वर्टेड मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉलर साइज़ के, उनको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है और फिर ब्लड के ज़रिए हर सेल तक भेजा जाता है। हर सेल फिर उसको असिमिलेट करता है, उससे एनर्जी भी हासिल करता है और उससे न्यू स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ ये भी हो रहा होता है कि जो इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है हमारे फूड का, यानी वो इस तरह जो हजम नहीं हुआ होता उसको जिस्म से बाहर भी निकाला जाता है डेफिकेशन या एलिमिनेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। इसके बाद हमने फेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें 5 फेजेस थी। पहली थी इंजेशन, जिसमें खुराक हम अंदर लेके जाते हैं। डाइजेशन, जिसमें हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है। फिर उसके बाद असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन में जो हर जो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल तक पहुंचा होता है उसको एनर्जी हासिल करने के लिए या बॉडी सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। और लास्ट पे होता है डेफिकेशन के इनडाइजेस्टिबल पार्ट जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको जिस्म से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हमने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन देखी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड हुई होती है। इस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और गट भी कहते हैं। और उसके बाद हमने पार्ट्स देखे एलिमेंट्री कैनाल के, जिसमें पहला पार्ट ओरल कैविटी था, फिर फेरेंक्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और लास्ट पार्ट जो था वो एनस था। ये था बच्चों आज का लेक्चर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।